आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। राय बज चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है जहां पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान जो रिश्ते हैं उसमें तनाव नजर आ रहा है। आलमी जो खलीजी खत्ते के अंदर जो जारी कशीदगी है, इस बीच मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में तनाव की इत्तलात मौसूल हो रही है। खलीजी खत्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में तनाव की इत्तलात सामने आई है। ज़राए के मुताबिक इख्तिलाफात ईरान से मुत्तलिक जारी तनाज़ा पर इस्लामाबाद के मौक़िफ़ के बाइस पैदा हुए हैं, जिस पर अबूधाबी में तशवीश पाई जा रही है। इस सूरत हाल के मरकज़ में अब $2 अरब की अहम माली माउनत है, जो मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पाकिस्तान को डिपॉजिट्स और कर्जों की तजदीद की सूरत में फराहम की जा रही है, ताकि मुल्क की मईशत को सहारा दिया जा सके। लेकिन अब पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपनी $2 अरब वापस करने की मांग भी की है और 17 अप्रैल तक ये मांग रखी, आने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल रखी गई है। यूएई की जानिब से पाकिस्तान को 17 अप्रैल तक $2 अरब जो है वो वापस करने होंगे। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब इमारात 2023 से मुसलसल इस माली पैकेज को रोल ओवर करता आ रहा है, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिलता है और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की शराइत पूरी करने में मदद मिलती है। ताहम हालिया जोग्राफियाई और सियासी पेशरफ्त खास तौर पर ईरान से मुत्तलिक पाकिस्तान की सफारती पोजीशन दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद में कमी का बाइस बन सकती है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार रहती है तो इससे पाकिस्तान को मिलने वाली माली सहूलत मुतासिर हो सकती है, जो कि इस वक्त मईशत के इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम है। मेरी इतलात के मुताबिक, जो कि काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से आई हैं, कि ये $2 बिलियन जो पहले मैंने आपको बताया दिसंबर में जनवरी में मांग रहा था, वापस वो उन्होंने एक्सटेंड किया, लेकिन 2-2.5 महीने के लिए किया। अब 17 अप्रैल को उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है। उसके बाद उन्होंने ये मुतालबा किया कि ये हमारे $2 बिलियन वापस कर दिए जाएँ। पाकिस्तान ने कोशिश की है, मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है, जिसको मंजर-आम पर नहीं लाया गया कि ये रोल ओवर मज़ीद हो जाए। लेकिन अब जो मेरी इतलात के मुताबिक ये रोल ओवर नहीं होगा और पाकिस्तान ने खुद ये फैसला कर लिया है कि वो मजीद शायद इस चीज़ पे बातचीत। इधर हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा और गैर मामूली इजाफा कर दिया है, जिसके बाद ही अवामी खल्कों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद ही नई कीमत अब 458 रुपये फी लीटर पहुंच गई है। डीजल की कीमतों में भी भारी इजाफा करते हुए 184 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई है, जिसके बाद ही अब डीजल की नई कीमत पाकिस्तान के अंदर 520 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई है। इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपये और डीजल पर फी लीटर 203 रुपये इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। यानी इस हफ्ते में मजीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और आपको ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आलमी मंडी में कीमतें देखी जाएं। आज के दिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 544 रुपये फी लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन आप इसे
सिर्फ 322 रुपए में हासिल कर रहे हैं। इसी तरह डीजल की कीमत भी आज के दिन पाकिस्तान में 790 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत आपको डीजल सिर्फ 335 रुपए। बढ़ते आगे बाद जरा मगरबी एशिया की करें, जहां पर इस जारी तनाज़े के बीच अब एक और तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो गया है, जहां पर IRGC ने रिवायती फौजी अहदाफ से आगे बढ़ते हुए अब आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पासदारान इनकलाब ने अमेजॉन के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि IRGC की जानिब से अमेजन के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। बड़ी और अहम खबर जिसके तहत बहरीन में डाटा सेंटर्स पर हमलों की इतलात है, जो खुदे में किसी आलमी टेक कंपनी पर पहला बराह रास्त हमला करार दिया जा रहा है। ईरान ने ऑरिकल से मुंसलिक तनसीबात पर भी हमलों का दावा किया है या धमकियां दी हैं, जिससे जाहिर होता है कि अब हदफ सिर्फ फौजी नहीं बल्कि डिजिटल और माशी ढांचे भी बन रहे हैं। कशीदगी में मजीद इजाफे के साथ ईरान ने एप्पल, गूगल और टेस्ला जैसी बड़ी अमरीकी कंपनियों को भी मुमकिन हदफ अहदाफ करार दिया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये कंपनियां निगरानी, मसनूई जहानत और फौजी नवियत की टेक्नोलॉजी में माउनत कर रही हैं, और IRGC ने इन कंपनियों को जायज अहदाफ करार देते हुए खबरदार किया है कि अगर तनाज़ा मजीद बढ़ा तो खास तौर पर मशरिक़ वस्ता में उनके ऑपरेशंस को बराह रास्त निशाना बनाया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त तनाज़े को एक नए और ख़तरनाक दायरे में ले जा रही है, जहां मल्टीनेशनल कंपनियां और इंटरनेट का बुनियादी ढांचा भी जंग का हिस्सा बन सकते हैं। ये सूरत हाल ईरान, अमरीका और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में सामने आई है, जिससे आलमी मईशत, साइबर सिक्योरिटी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के शहीद चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी की तदफीन ईरान के मुक़द्दस शहर कुम में वाक़या हज़रत फ़ातिमा मासूमा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक में की गई है, जहाँ बड़ी तादाद में अवाम, फौजी हुक्काम और आला सरकारी शख्सियात ने शिरकत की। मेजर जनरल मौसवी, जो हाल ही में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हुए थे, एक फ़िज़ाई हमले में जाँ बाक हो गए थे। वो ईरान की मुसल्लह अफवाज के आला तरीन फौजी ओहदे पर फाइज थे और मुल्क के दिफाई निज़ाम में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। तदफीन के मौके पर फ़िज़ा सोगवार रही, जबकि शुरका ने शहीद रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को सराहा। ईरानी क़यादत ने उनकी शहादत को कौमी नुकसान करार देते हुए अज़म ज़ाहिर किया कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ने अपनी अस्करी ज़िंदगी का आगाज़ साल 1979 में किया था और ईरान इराक जंग समेत कई अहम महाजों पर खिदमत अंजाम दी। वो अपनी पेशा वाराना सलाहियतों और क़यादत के में नुमाया मकाम रखते थे। ईरान में उनकी शहादत के बाद मुल्क भर में सोग की फ़िज़ा है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में ताज़ियती तकारीब का सिलसिला जारी है। चीन ने इजराइल और उनके इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि सूरत हाल को मजीद बिगाड़ने से खित्ता एक बड़े बहरान की तरफ जा सकता है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ताकत के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होंगे और ईरान में किसी भी किस्म की हुकूमत की तब्दीली या बड़े पैमाने पर हमले खित्ते में तबाहकुन नताइज पैदा कर सकते हैं। चीन ने ख़ास तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि अगर ईरान या लेबनान के खिलाफ किसी भी किस्म के इंतहाई इक़दामात, खुसूसन एटमी हथियारों के इस्तेमाल की कोशिश की गई तो उसके असरात न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए ख़तरनाक
साबित हो सकते हैं। Achieving a ceasefire and cessation of hostilities is the most pressing task. The ongoing exchanges of fire between Israel and Hezbollah have plunged the people of the region into the suffering war. Israel's continuous escalation of military offensives has already killed over 1,200 people. The recent announcement by Israel to expand ground operations in Lebanon and extend the so-called buffer zone risks further prolonging and escalating the conflict, which is a cause for concern. Lebanon must not become another Gaza, and the international community must never allow the tragedy of Gaza to be repeated. China calls on the parties concerned to immediately cease hostilities and work to de-escalate the situation. Israel should immediately withdraw all its forces from Lebanon and respect Lebanon's sovereignty, security, and territory. काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज दरियाए तवी से वाबस्ता मुस्तकिल बहाली के कामों का संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हालिया अरसे में दरिया नुकसान पहुंचा था, जिसके पेश नज़र अब एक जामिया और मुस्तकिल मंसूबा तरतीब दिया गया है ताकि उन खराबियों को दूर किया जा सके। वज़ीर ने मज़ीद बताया है कि इस बहाली मंसूबे के तहत जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम अंजाम दिया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में इस किस्म के मसाइल दोबारा पैदा न हो। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि काम को बरवक्त और मयारी अंदाज में मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। यहाँ इस साल जो एक बड़ा भयानक फ्लड जम्मू में आया, उसके बाद यहाँ काफ़ी तबाही हुई। उस सिलसिले में हमने यहाँ परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ इन काम्स को अप्रूव किया था और आज इसका फाउंडेशन स्टोन डाल दिया है। मैं यहाँ के एमएलए साहब को, ऑनरेबल एमएलए साहब को मुबारक करूँगा और बिलखुसूस इस एरिया के लोगों को भी मुबारक करूँगा। और ये बहुत ज़रूरी था। मैं अभी बात कर रहा था एमएलए साहब से और मेरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं कि ये कुदरत ने ही इस सिस्टम को बचाया है। यहाँ अगर ये थोड़ा सा बारिश हो जाती और पानी आता तो ये एरिया जो गांधीनगर और ये नीचे का जो एरिया है, पानी वहाँ दरिया का पानी वहाँ डाइवर्ट हो सकता था। तो हमने इस सिलसिले में परमानेंट रेस्टोरेशन को लेके इस रिवर तवी पे काम शुरू किए हैं। कुछ हमारे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं जिनके अप्रूवल जो हैं वो डिफरेंट हेड में दे दिए गए हैं और कुछ पे हम काम करने जा रहे हैं। इसी और मुझे उम्मीद है कि इस तवी जो हमारा जो रिवर है इसको बेहतर बनाने के लिए, तवी जो है जम्मू की शान है और इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार काम कर रही है। और अरहमा गांदरबल एनकाउंटर की तहकीकात के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर के फैसले पर अदमल जाहिर करते हुए बीजेपी और पीडीपी ने कहा है कि इकदाम जवाबदेही और शफाफियत की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का यह हुक्म अवाम और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से उठाए गए खदशात और इल्ज़ामात का संजीदगी से नोटिस लेने का मुसर है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अगर एनकाउंटर में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी या गलत कारी साबित होती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, गांदरबल एनकाउंटर के बाद मुख्तलिफ लोगों ने एक कंसर्न जताया था, क्या से कन्फ्यूजन क्रिएट गया और इन आम लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस पे बात कही थी कि इसका जुडिशल प्रूव होना चाहिए। और आज जिस तरह से आज एलजी साहब ने जो प्रूव के आर्डर्स दिए और वो भी 7 दिन के अंदर अंदर, और उससे पता चलता है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एलजी साहब का पैमाना है और किसी भी सूरत पर इससे वो पीछे हटने वाले नहीं है। और दूसरी बात, इनकाउंटर के बाद जिस तरह से क्यास और कन्फ्यूजन और जो उंगलियां उठी है, लोगों की जज्बातों का, लोगों की उमंगों का एहतराम करते हुए एलजी साहब का ये ट्वीट करना या एलजी साहब का ये आर्डर निकालना दर्शाता है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है हमारे एलजी साहब। और जो मुख्तलिफ उंगलियां उठ रही थी कि ये इनकाउंटर सही है या गलत है, इसका प्रूव होना चाहिए, उसका भी उन्होंने आज प्रूव के आर्डर्स दिए। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 7 दिन का टाइम दिया है। अगर गलत हुआ है कहीं, अगर ये गलत तरीके से इस लड़के को मारा गया, जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने ये किया। देखिए, ये तो एक बहुत वेलकम स्टेप है
کہ ایل جی صاحب نے اس انسیڈنٹ پر جو ہے جوڈیشل پروب کا جو اناؤنسمنٹ کیا ہے اور ٹائم باؤنڈ مینر میں اس کا جو ہے رپورٹ دینے کو کہا ہے, 7 دن کا وقت دیا ہے. دیکھیے جو حالات جموں کشمیر میں ہے اور پچھلے کئی سالوں میں, یہ بہت ضروری بنتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی آ جائے. سیکیورٹی فورسز پولیس کی طرف سے جو ہے ان کو اکاؤنٹیبل بنانا بہت ضروری ہے اور یہ ان کی کریڈیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس پرٹیکولر واقعہ میں جو ہم نے دیکھا کہ جو فیملی کہتی ہے کہ اس کا کوئی بھی ملیٹنٹ لنک نہیں تھا, بلکہ یہ گریجویٹ ہے اور اپنا کام کر رہا تھا, بلکہ فیملی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس دن یہ گھر سے نکلا ہے تو اس کو کچھ اور کپڑے لگا کے تھے اور جس دن اس کی لاش ملی ہے اس پر کچھ اور کپڑے تھے. سو یہ چیزیں جو ہے شک و شبہات جو ہے ان کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں مانتا ہوں کہ ہر ایسے انسیڈنٹ پر جہاں پر کچھ بھی اسپیکولیشنز ہو, ایک جینون جوڈیشل پروب ہونا چاہیے اور جو بھی حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے, کیونکہ یہ سیکیورٹی فورسز کا بھی کریڈیبلٹی کا سوال ہے اور گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جسٹس ہر ایک کو ملنا چاہیے, کسی بھی انوسنٹ انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ دیر رات سے جاری ہے, جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری درج ہوئی ہے. سری نگر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا. شہر کے نصیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں. اس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, جبکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں تک مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے, جس کے پیش نظر انتظامیہ نے پہلے ہی الرٹ جاری کر دیا ہے. حکام نے لوگوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے. شہر کے کئی علاقوں میں نکاسی آب کا نظام متاثر ہونے کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ایک شدید مغربی ہواؤں کا اثر جلد ہی جموں کشمیر میں متوقع ہے, جو خطے کے بیشتر علاقوں میں کل شام تک بارش اور برفباری کے ساتھ تیز ہواؤں کا سبب بنے گا. موسمی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ موسمی صورتحال 10 اپریل تک وقفے سے جاری رہ سکتی ہے. میدانی علاقوں میں معتدل سے شدید بارش متوقع ہے, جبکہ بلند پہاڑی علاقوں میں تازہ برفباری کا امکان ہے. درمیانہ بلند والے علاقوں میں بارش اور ہلکی برفباری دونوں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. اس دوران گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں اور بعض مقامات پر اولے بھی پڑنے کا خدشہ ہے, جس سے روزمرہ زندگی میں عارضی خلل پیدا ہو سکتا ہے. مغربی ایشیا میں جاری تنازع نے کشمیر کی صدیوں پرانی پیپر ماشی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں, جس کے باعث کاریگر اور برآمد کنندگان غیر یقینی صورتحال, تاخیر کا شکار, شپمنٹس اور کم ہوتی آمدنی سے دوچار ہے. سری نگر سے تعلق رکھنے والے تجربہ کار پیپر ماشی کاریگر مرزا الطاف حسین بیگ کا کہنا ہے کہ اس بحران نے براہ راست ان تجارتی راستوں اور برآمدی نظام کو متاثر کیا ہے, جن پر ہزاروں ہنرمندوں کا روزگار منحصر ہے. انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے. حالات سازگار نہیں ہیں, آرڈرز میں تاخیر ہو رہی ہیں, ادائیگیاں رکی ہوئی ہیں اور معلوم نہیں کہ حالات کب معمول پر آئیں گے. کشمیر کی پیپر ماشی صنعت, جو اپنی خوبصورت ہاتھ سے بنائی گئی نقاشی اور شوخ رنگوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے, طویل عرصے سے بین الاقوامی منڈیوں خصوصاً مغربی ایشیا پر انحصار کرتی آئی ہے. اس خطے کے ممالک کے صنعت کے اہم خریدار ہیں, جہاں تہواروں اور سیاحتی سیزن کے دوران مانگ میں اضافہ ہوتا ہے. تاہم جاری جنگ نے نہ صرف لاجسٹک کے نظام کو متاثر کیا, بلکہ کارگو کی ترسیل سست اور شپنگ اخراجات میں اضافہ بھی کیا ہے. پیپر ماشی صرف ایک صنعت ہی نہیں بلکہ کشمیر کی ایک ثقافتی پہچان ہے, جو نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہے. مالی مشکلات اور طلب میں کمی نوجوان نسل کو اس فن سے دور کر سکتی ہے, تاہم تمام تر مشکلات کے باوجود کاریگر پر امید ہے کہ حالات جلد بہتر ہوں گے اور تجارتی راستے بحال ہوں گے. 50 سال سے یہ کام کرتا ہوں. ایک تو جب کورونا تھا نا, وہ بیماری, اس ٹائم بہت افیکٹ پڑا, بہت پریشانی. تب سے ابھی تک ٹھیک چل رہا تھا, آرڈر آتے تھے,
बहुत एक्सपोर्ट जाता था ये पेपर मैशी। हर एक मतलब ये जो बनाने वाले हैं ना मैन्युफैक्चर जो इसके वो आर्टिस्ट है वो गरीब लोग, ये वो करते दिन में कमाते हैं शाम को खाते हैं। जब देखो ये इसराइल ईरान अमेरिका का जंग हुआ तो इससे बहुत फर्क पड़ गई। देखो टूरिस्ट एक लाख 2 लाख जिसकी जैसी हस्ती हो वो लेके आता है कश्मीर घूमने और यहाँ फिर देखते ये खुश होता है ये सामान देख के ये क्राफ्ट का लेता है कुछ। इससे कारीगर बचता है, दुकान वाला शोरूम वाला सबका घर चलता था। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ गया मेरे हिसाब से। अगर जैसे कि ये अमेरिका या इसराइल कोई भी ये मिसाइल बनाने से बेहतर था अगर कोई दवा बहुत जगह होते थे। कौन जाएगा मैं बता दूं, मुझे बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? इतना सामान लेके वहां जाओ इसमें खर्चा बहुत आता है और ये ट्रांसपोर्ट में दे दो आधा पहुंचता है आधा बीच रास्ते में तोड़ता है, वहां नहीं बिक्री होगा क्या फायदा है। यहाँ के आर्टिजन बेचारे बहुत परेशान है। इस हैंडीक्राफ्ट से इतने पैसे आते थे डॉलरों में, वो अपने देश को फायदा था, हमको भी हमारा घर भी चलता था। देखो जब ये माल बिकेगा तभी हमारा घर चलेगा। मेरा ही नहीं, मैं एक मतलब पेपर मैशी करता हूँ, हजारों करते हैं जैसे वुड कार्विंग चेन सिटीज है, बहुत क्राफ्ट है कश्मीर में, शॉल है। वो औरतें बेचारे आहिस्ता आहिस्ता करते हैं पेट पालते हैं। जब नहीं वो भी एक्सपोर्ट होता था अपने देश में भी चलता था। लेकिन जब सारा ठप हो गया क्या देखो मैं बताता हूँ जैसे ट्रम्प है उसको 50 मतलब आदमी दाएं बाएं घूमते हैं, हजारों किस्म के खाने पहुंचाते थे। उसको क्या पता है अगर ये ज्यादा टाइम चला ना ये जंग सब खत्म हो जाएगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन बहुत फर्क पड़ता है, ये एक्सपोर्ट जाता है बहुत। जब ये फॉरेन मुल्कों में ही ये प्रॉब्लम, ये सारा ज्यादा फॉरेन जाता है। कोई बोलेगा इधर इधर एक्सपोर्ट होता है तो और अपने देश में भी चलता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये एक्सपोर्ट जाता है। जब वहां लड़ाई है तो क्यों खरीदेगा वो सामान? उनको कोई चीटी है? वो सोचेगा अपना घर बचाइए, अपना जान अपने बच्चे बचाएंगे। कश्मीर के काफी सारे हैंडीक्राफ्ट जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे बाकी मुल्कों के अंदर, लेकिन अब जब वॉर लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही है, अगर हम पेपर मशी की बात करते हैं, पेपर मशी जो है हैंडीक्राफ्ट उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ चीजें जो है बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन जब से वॉर शुरू हुआ तब से एक्सपोर्ट्स पर जो है काफी ज्यादा फर्क पड़ा। और अगर हम आर्टिसंस की बात करें तो काफी ज्यादा नुकसान का सामना जो है उन्हें उठाना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे और वहां पर जो एग्जीबिशंस होते थे वो भी रुक चुके हैं और काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर के आर्टिसन जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार उनका इसी पर था और ये रोजगार जो है कहीं ना कहीं रुक चुका है। अगर हम कस्टमर्स की बात करते हैं तो कस्टमर्स भी नहीं आते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर हम फॉरेनर्स की ज्यादातर बात करते हैं, फॉरेनर्स ही इस हैंडीक्राफ्ट को जो है वो लेना पसंद करते थे। लेकिन अब जब वॉर लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही है वर्ल्ड वाइड, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिजनेस पर जो है असर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नादिया कब्बट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। सुंबल टाउन में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की फराहमी और तकसीम के निज़ाम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए सुंबल ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर नज़ीर अहमद ऋषि ने कहा है कि ज़मीनी सतह पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और उन्होंने बताया है कि अगरचे हुकूमत की जानिब से होम डिलीवरी को यकीनी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सुंबल टाउन में इसका कोई अमली सबूत नज़र नहीं आ रहा है। उनका कहना था कि सारिफीन की जानिब से पेश की बुकिंग के बावजूद गैस सिलेंडर वक्त पर फराहम नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि कई मामलात में सारिफीन को पहले ही OTP या डिलीवरी पैगामात मौसूल हो जाते हैं जिनमें सिलेंडर की तरसील जाहिर की जाती हैं, हालांकि हकीकत में कोई डिलीवरी नहीं होती। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस संगीन मसले का फौरी नोटिस लिया जाए और आवाम को गैस सिलेंडरों की शफाफ और बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कई दिनों से हमने देखने को मिला है कि गैस की बड़ी क्राइसिस है, जो सारिफीन है वो बड़े ज़्यादा परेशान है। इस ज़मन में हमने कंसर्न जो हमारी यहाँ की DC साहिबा है उससे भी बात की थी, ADC साहब से बात की थी और हमारे जो यहाँ पे कंसर्न लोकल SDM साहब है उससे भी बात की थी। अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की, लेकिन देखने को ये मिला है कि इसमें इन्होंने कहा है कि हम अब रोड्स पे वगैरह गैस नहीं देंगे, जैसे इससे पहले डिलीवरी होम डिलीवरीज वगैरह होती थी गैस की, उसी तरह से स्मूथली चलेगा। लेकिन देखने में मिला है जो प्री डिलीवरी करते हैं जब वो OTP लेते हैं, OTP लेने के बाद 5 दिन तक उन्हें
सारिफीन को गैस मुहैया नहीं रहता है और ना ही मिलता है, ना ही डिलीवरी होती है। और इसके साथ साथ में एक खास बात देखने को मिली कि OTP लेके बाद में कुछ दिनों के बाद मैसेज आती है कि आपका गैस डिलीवर हुआ, जबकि सारिफीन ने नहीं लिया होता है, बल्कि उनके अकाउंट में पैसे भी जमा होते हैं, लेकिन गैस नहीं लिया होता है उन्होंने। ये बड़ी परेशानी है। इस ज़मन में जब भी हमने बात की, हमने इस जो कंसर्न एजेंसी के मालिक हैं उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका रेस्पॉन्ड जो है वो बड़ा ही मनफी रहा, बहुत ही मायूस कुन रहा। तो मैं देखता हूं कि रोज़ मेरे पास लोग आते हैं, एज ए लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियन लीडर हूं मैं या काउंसिल का चेयरमैन हूं, रोज़ लोग आते हैं कि हम बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों के पास एक ही सिलेंडर है, वो अपने घरों से सिलेंडर्स लेके आते हैं, 200-300 रुपये का किराया दे के यहाँ गैस पहुँचाते हैं, यहाँ से फिर खाली वापस जाते हैं। बड़ी परेशानी यहाँ के लोगों को है गैस को लेकर, और इस ज़मन में हमने बार बार बात अपने हुकाम तक, अपने यहाँ के कंसर्न्स तक पहुँचाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आज की बात मैं कहूँगा, आज की डेट में पिछले 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन से जो लोगों ने OTP लिए हैं, अभी तक उन्हें गैस नहीं दिया गया। मैं आपकी वसादत से आला हुकाम तक और जो हमारे यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ, बराही करम इन लोगों पे इंसाफ कीजिए, और जो गैस की मुहैयाकारी आपने वादा किया है हम डिलीवर करेंगे, घरों में हर जगह पहुँचाएंगे, स्मूथली चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कहीं रोड पे दिया जाता है, ना एजेंसी में दिया जाता है। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।